हेलो बच्चों, तो इस वीडियो में आज हम लोग कवर करने वाले हैं जितने भी साइंटिस्ट आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं यूनिट से पहले। टोटल 10 यूनिट से आपके एनसीईआरटी में 11 12 को मिला के 10 साइंटिस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। तो इस वीडियो में उनकी सभी की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जिसका मतलब आपको पता होना बहुत जरूरी है, और कौन कौन से पीवाईक्यूज पहले बन चुके हैं उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। तो वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के 1.25 कर लेना, एनसीईआरटी साथ में लेकर बैठना और एंड तक जरूर से देखिएगा, आपको सारी पॉइंट यहीं पे याद हो जाएगी। इसके बाद तुमको इसको वापस से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हमारे इस वीडियो को बेटा जी शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे क्लास 11th के जो पहले साइंटिस्ट है उनका नाम है अर्नेस्ट मेयर सर। अब अर्नेस्ट मेयर सर के बारे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एनसीईआरटी कहती है कि वो 1904 से उनका जन्म हुआ था और 2004 में उनका देहांत हुआ था। मतलब ये कुल आपके पास 100 ईयर्स के लिए इस धरती पर जीवित रहे थे। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बोला गया है, आइए इसके बारे में बात करते हैं जी। एनसीईआरटी कहती है कि इनका जो जन्म हुआ है वो 5 जुलाई 1904 को हुआ था। अगर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। इन दी कैम्पटन जर्मनी, अर्नेस्ट मेयर दी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट। इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट वो व्यक्ति होता है जो कि इवोल्यूशन के ऊपर स्टडी करता है। अब इनको ना एक उपाधि दी गई थी, क्या बोला गया था, who has been called the Darwin of 20th century। देखिए डार्विन सर ने भी क्या किया था, इवोल्यूशन के ऊपर काम किया था, लेकिन 20th सेंचुरी में जो इवोल्यूशन के ऊपर जो काम किया गया था वो एग्जैक्टली आपके पास सेम पैटर्न में काम किया गया था जो डार्विन सर ने किया था। जो अप्रोच वो लगा रहे थे, जो उनका विजन था इवोल्यूशन को लेकर, वो सेम अप्रोच के साथ, वही विजन के साथ अर्नेस्ट मेयर सर भी 20th सेंचुरी में इवोल्यूशन को स्टडी कर रहे थे न्यू मैकेनिज्म की हेल्प से, और जो न्यू रिसर्च अवेलेबल थी। तो इसके लिए इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कहा जाता है जी। पहली बात जो कि पॉइंट आपको याद होना बहुत ही जरूरी है, ये पहली पॉइंट आपको याद होना बहुत जरूरी है कि डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है, तो वो हमारे पास अर्नेस्ट मेयर सर है। इसके बाद क्या बोला गया है, ही वॉज वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल द टाइम। ये अगर पेपर में सवाल है कि कौन से साइंटिस्ट 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की लिस्ट में आते हैं तो वो अर्नेस्ट मेयर सर आते हैं। अगर हम सेकंड के बारे में बात करेंगे, सेकंड पॉइंट क्या है, मेयर जॉइंड हार्वर्ड्स फैकल्टी ऑफ द आर्ट्स एंड साइंस इन द 1953। देखो याद रखना आपको, तो इन्होंने आर्ट्स एंड साइंस की फैकल्टी को ज्वाइन किया था 1953 के अंदर, एंड रिटायर्ड इन 1975। कब रिटायर हुए हैं, 1975 में रिटायर हुए हैं जी। इनको एक टाइटल दिया गया, जब ये रिटायर हुए ना, जब कोई व्यक्ति पढ़ाता है कॉलेज में तो उसे प्रोफेसर कहा जाता है, लेकिन जब वो प्रोफेसर रिटायर हो जाता है तो उसे कहता है ये एक्स प्रोफेसर है। लेकिन इनको एक स्पेशल टाइटल दिया गया, वो टाइटल क्या था, अलेक्जेंडर एगेजी प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमराइटस। इसका मतलब क्या है कि ऐसे प्रोफेसर जो रिटायर होने के बाद भी उनके पास प्रोफेसर की एंटाइटलमेंट थी, मतलब उनके पास वो एंटाइटल जो था वो दिया गया था रिटायर होने के बाद भी, उसे अपन कहते हैं एमराइटस का मतलब वो होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये लौते साइंटिस्ट थे जिनके रिटायरमेंट के बाद भी इनके पास प्रोफेसर की उपाधि थी जी। अगली, इन्होंने अपने 80 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया, देखिए थ्रू आउट हिज नियरली 80 years career, his research spanned ornithology। ornithology का मतलब क्या होता है बेटा जी, स्टडी ऑफ बर्ड्स। इन्होंने बर्ड्स के ऊपर स्टडी किया। किसके ऊपर स्टडी किया जी, इन्होंने बर्ड्स के ऊपर स्टडी किया। टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी क्या होता है कि किस तरीके से ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाए, क्लासीफाइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन कैसे की जाए उसे कहते हैं टेक्सोनॉमी। इस पर भी उन्होंने काम किया। जूओ ज्योग्राफी का मतलब क्या होता है, देखो जूओ का मतलब हो गया जूलॉजी और ज्योग्राफी का मतलब क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन। सो एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे कैसा है उसे कहते हैं जूओ ज्योग्राफी। क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स ऑन अर्थ। एनिमल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पे कैसा, उसे अपन कहते हैं जूओ ज्योग्राफी। इवोल्यूशन, किस तरीके से चेंजेस आई है विद द टाइम, इवोल्यूशन। सिस्टमैटिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑर्गेनिज्म के बीच में कैसा होता है, उसके ऊपर भी अर्नेस्ट मेयर सर ने काम किया था। एंड द हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ द बायोलॉजी, की बायोलॉजी है क्या, इसका पर्पस क्या है, फिलोसॉफिकल एंगल भी उन्होंने स्टडी किया था जी। तो ये कुछ इंट्रोडक्शन हो गया। अगली बात एक बहुत इंपॉर्टेंट बोली गई, वो आपको पता होना चाहिए, क्या, तो ही ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली मेड द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी द सेंट्रल क्वेश्चन ऑफ द इवोल्यूशनरी बायोलॉजी दैट इज टुडे। तो इन्होंने क्या बताया कि जो भी अभी इवोल्यूशन के ऊपर काम करेगा, उनका जितने भी साइंटिस्ट जो इवोल्यूशन के ऊपर काम करेंगे, उनका सेंट्रल क्वेश्चन हरदम एक ही होना चाहिए कि ओरिजिन किसी भी स्पीशीज का कैसे हुआ है। अगर मैं किसी भी स्पीशीज के बारे में पढ़ रहा हूं, डॉग के बारे में पढ़ रहा हूं,
ओके, उसकी इवोल्यूशन को पढ़ रहा हूं, तो सबसे पहले मुझे पढ़ना है कि उस स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो जो सेंट्रल क्वेश्चन है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज का, वो इन्होंने दिया कि जब कोई भी व्यक्ति जो इवोल्यूशन के ऊपर स्टडी करेगा, उसको सबसे पहले एक चीज के ऊपर पढ़ना पड़ेगा कि उस स्पीशीज का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो उन्होंने सिंगल हैंडेडली मॉडर्न साइंटिस्ट के लिए ये एक मूल मंत्र उन्होंने देके गए थे। इसके बाद ही ऑल्सो पायोनियर्ड दी currently accepted the definition of biological species। तो biological species क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं जी, बहुत सिंपल टर्म है, समझिए। मेरे पास ये हमारी फीमेल डॉग है, ये हमारी फीमेल डॉग है और ये हमारा मेल डॉग है। समझिए, अगर ये ब्रीड करेंगे तो कॉमन सी बात है, आपको फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिलेगा, आपको जो इनका आउटकम मिलेगी वो फर्टाइल होगी, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आपको देखने को मिलेगा, आपको यहां पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग एक देखने को मिलेगा जी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर सेम स्पीशीज होंगे, अगर आपस में इंटरब्रीड करेंगे, आपको फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा। अब सेकंड एग्जांपल एक लेते हैं। समझिए, मेरे पास फीमेल डोंकी है, सॉरी फीमेल हॉर्स है और मेरे पास मेल डोंकी है। आप सभी को पता है जब ये लोग ब्रीड करते तो क्या मिलता है आपको म्यूल मिलता है। आपको क्या मिलता है? म्यूल मिलता है। और म्यूल क्या होता है बेटा? ये इनफर्टाइल होता है, इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज। इसका मतलब क्या है कि अगर सेम स्पीशीज अगर इंटरब्रीड करेंगे तो आपको फर्टाइल ऑफस्प्रिंग मिलेगा, लेकिन अगर दो अलग स्पीशीज अगर ब्रीड करेंगे आपको हरदम इनफर्टाइल मिलेगा या स्टेराइल आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा। तो इन्होंने डेफिनेशन दिया था बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का, जो कि आपको पता होना बहुत ही जरूरी है जी। ठीक है, अच्छा, मेयर वॉज, एक बात आपको यह भी ध्यान रखना है कि मेयर वॉज अवॉर्डेड दी 3 prizes which is widely regarded as a ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। ये एक आपको पॉइंट बेटा याद रखना है, जो कि आपके पेपर में आया गया है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है। तो वो अर्नेस्ट मेयर को इनको 3 प्राइजेस दी गई थी। कौन कौन सी दी गई थी? तो एक था बेल्जन प्राइज जो कि 1983 में दिया गया था। ठीक है, फिर इंटरनेशनल प्राइज फॉर बायोलॉजी जो कि 1994 में दिया गया था। ठीक है, फिर बाद में क्रैफोर्ड प्राइज जो कि 1999 में दिया गया था। इसको आप लोग BIC से आप लोग इसको याद कर सकते हैं जी। बेल्जन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रैफोर्ड प्राइज आपकी दी गई थी जी। ओके, ये ईयर आपको याद रखना है। ये मैच द कॉलम में आपका आ सकता है, ट्रैक पर आपके क्वेश्चंस में हमने इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारे डाले हुए हैं। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन द ईयर 2004। तो ये किया आपके पास मेयर सर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपको पता होना बहुत ही जरूरी है। आइए अब अगले साइंटिस्ट जो है हमारे पास सेकंड यूनिट से जो आती हैं वो कौन है? कैथरीन इसाऊ मैम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आइए थोड़ा ध्यान से समझते हैं जी। तो कैथरीन इसाऊ जो थी, ओके, इनका जन्म 1898 में हुआ था और इनका जो देहांत है वो आपका 1997 में हुआ था। तो कितने साल की उम्र में आपके पास हुआ था अगर आप देखेंगे तो 99 की उम्र में इनका देहांत हुआ था। ठीक है, अब इनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आपको ध्यान रखना है बेटा। सबसे पहली बात, तो कैथरीन इसाऊ वाज बोर्न इन द यूक्रेन इन 1898। ठीक है, यूक्रेन में इनका जन्म हुआ था। शी स्टडीड द एग्रीकल्चर इन द रशिया में इनका एग्रीकल्चर, उस समय सोवियत यूनियन हुआ करता था, आपको अगर पता होगा तो। ठीक है, तो उन्होंने बेटा जी क्या किया? एग्रीकल्चर की स्टडी की रशिया के अंदर। ओके, एग्रीकल्चर में भी अगर हम बात करेंगे तो फार्मिंग के ऊपर इनका मेन फोकस था जी। ठीक है, एंड रशिया और जर्मनी में उन्होंने स्टडी किया एंड ही रिसीव्ड हर डॉक्टरेट इन 1931 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो देख रहे हो, जर्मनी, यूक्रेन और उसके बाद यूएस में उन्होंने अपने डॉक्टरेट जो डिग्री थी वो उनको मिला 1931 में। अब मेन काम क्या था देखिए, शी रिपोर्टेड इन हर अर्ली पब्लिकेशन दैट द कर्ली टॉप वायरस, अब ये वायरस है स्प्रेड थ्रू प्लांट वाया फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू। इन्होंने क्या बताया कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो किसके थ्रू स्प्रेड होती है? तो ये आपको याद होना चाहिए। तो जो कर्ली टॉप वायरस है वो स्प्रेड होती है प्लांट में, किसके थ्रू वो स्प्रेड होती है? वाया फूड कंडक्टिंग सिस्टम। कौन होता है फूड कंडक्टिंग? आपका फ्लोएम टिश्यू होता है। अब मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे फ्लोएम जो है वो यूनिडायरेक्शनल है या बायडायरेक्शनल है? तो ये आपके पास बाई डायरेक्शनल होता है। ठीक है ना, ये एक आपको पता होना बहुत ही जरूरी है जी। तो इन्होंने ये बताया अपने रिसर्च में कि जो कर्ली टॉप वायरस है वो प्लांट में स्प्रेड करता है किसकी मदद से बेटा जी? आपके पास फूड कंडक्टिंग टिश्यू की मदद से, इसको अपन कहते हैं फ्लोएम कहते हैं। इसके बाद डॉक्टर इसाउस प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954 took a dynamic developmental approach
designed to enhance one's understanding of the plant structure and enormous impact worldwide, literally bringing about a revival of the discipline. अब इसका मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का मतलब 1954 में इन्होंने जब प्लांट एनाटॉमी को जब पब्लिश किया तो इन्होंने इसमें प्लांट की हर एक छोटी से लेके बड़ी से बड़ी जानकारी एक ही जगह पे डाल दिया। तो कोई ऐसा चीज जो कोई ऐसा जगह जहां पे आपको सब कुछ मिलता है उसे अपन क्या कहते हैं, एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं ना। तो प्लांट एनाटॉमी जो इन्होंने पब्लिश किया था 1954 में, ये एक्चुअली में एक एनसाइक्लोपीडिया की तरह था जो कि लोगों की आंखों को खोल दिया उस समय की, कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन प्लांट की एक ही जगह पर मिल रही है। एनसीईआरटी आगे वही कहती है। ओके देखो आगे वही बोला गया इसके बारे में। द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन निसाउ was published in 1960। तो जो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट, तो सीड प्लांट कौन कौन सा होता है बताइए कमेंट में। कौन, क्या सिर्फ एंजियोस्पर्म होता है? नहीं सर, नेकेड सीड आपको जिम्नोस्पर्म में भी देखने को मिलता है। फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म होता है। तो एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट जो है, तो जो सीड प्लांट कौन कौन होता है तुम्हारे पास? जिम्नो और एंजियो। तो जो एनाटॉमी थी जिम्नो और एंजियो की जो सीड की, उसको भी इन्होंने कब पब्लिश किया थी? 1960 में इन्होंने पब्लिश किया। इट वाज रिफर्ड टू एज अ वेबस्टर ऑफ द प्लांट बायोलॉजी। मतलब क्या? एनसाइक्लोपीडिया, प्लांट की सारी जानकारी इनके किताब में अवेलेबल थी। ठीक है, तो इसके लिए इसको बोला गया जी। इन 1957 शी वाज इलेक्टेड टू नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस। तो ये एनएएस में इलेक्ट हुई थी। आइए देखते हैं क्या, बिकमिंग द 6th वुमेन टू रिसीव द ऑनर। ठीक है, तो ये बात भी आपको पता ना बहुत जरूरी। In addition to this prestigious award, she received the National Medal of Science from the President George Bush in 1989। अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनसे इनको प्राइज मिला था जी, नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ओके, कौन से प्रेसिडेंट थे? प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश। नाम याद नहीं रहेगा तो चलेगा। When Catherine Nisaw died in year 1997, Peter Raven, director of anatomy and morphology, Missouri Botanical Garden, remembered that she is absolutely dominated the field of plant biology। जब ये मरी तो पीटर रेवन ने क्या बोला कि जो कैथरीन निसाउ थी ना, उन्होंने प्लांट एनाटॉमी को पूरा डोमिनेट कर लिया था। तो ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली डोमिनेटेड, उनको प्लांट एनाटॉमी के बारे में हर एक चीज पता था कैथरीन निसाउ जी को। साइंटिस्ट देख रहे उस समय को रील और ये सब नहीं हुआ करता था, तो ये सब इतने बड़े बड़े रिसर्च उस समय से हो पाए। ठीक है, इवन एट द एज ऑफ 99। ठीक है, तो ये बात आपको बताना बहुत ही जरूरी है। अब हम बात करेंगे बहुत एक इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट, इनका नाम है क्या? GN रामाचंद्रन सर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आपको सुनना है जी। ये यूनिट नंबर 3 में आते हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के शुरुआत के पहले आते हैं, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में जी। तो GN रामाचंद्रन सर का जो जन्म है वो 1922 में हुआ था और 2001 में इनका देहांत हुआ था जी। GN रामाचंद्रन सर। देखिए अब इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा। क्या? तो GN रामाचंद्रन an outstanding figure in the field of the protein structure। So प्रोटीन के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए कुछ स्पेशल टाइप के प्लॉट्स की जरूरत पड़ती है, कुछ ग्राफ्स की जरूरत पड़ती है, उसको रामाचंद्रन सर ने डेवलप किया था। तो वही बोलते हैं कि ये एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी थी प्रोटीन की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, जो उन्होंने रामाचंद्रन प्लॉट दिया था। वो क्या होता है मैं थोड़ा टाइम में बताता हूँ आपको। एंड ही वाज, तो ये पहली बात थी। दूसरी बात क्या? ही वाज आल्सो द फाउंडर ऑफ द मद्रास स्कूल ऑफ द कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर। तो ये फाउंडर थे, मद्रास स्कूल के आपके पास फाउंडर थे जी। ठीक है, जो कि बड़े बड़े बायोपॉलीमर, जो प्रोटीन्स और डीएनए के स्ट्रक्चर को स्टडी करते थे। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स को जो स्टडी करने वाला जो ब्रांच था, वो कौन सा ब्रांच था जी? कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर, जो कि मद्रास स्कूल के अंदर ही डेवलप किया गया था इन्हीं के द्वारा, जो कि बड़े बड़े बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स को स्टडी किया करते थे। ठीक है, अच्छा, हिज डिस्कवरी ऑफ द ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। कोलेजन सभी को पता है मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है किसके अंदर? एनिमल वर्ल्ड के अंदर, प्लांट नहीं एनिमल वर्ल्ड के अंदर। तो इन्होंने ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, कोलेजन को। पब्लिश इन द नेचर, नेचर पब्लिकेशन बहुत ही बड़ी पब्लिकेशन है। सो 1954 में नेचर की जो पब्लिकेशन थी उसके अंदर इसको पब्लिश किया गया था, जो ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर था कोलेजन का। एंड हिज एनालिसिस ऑफ द अलाउड कन्फर्मेशन ऑफ प्रोटीन through use of Ramachandran plot ranks among the most outstanding contribution in the structural biology। इसका मतलब क्या है? रामाचंद्रन प्लॉट क्या कहता है कि प्रोटीन की शेप क्या क्या हो सकती है, विच शेप्स आर पॉसिबल। ओके, प्रोटीन के कौन कौन से शेप पॉसिबल है वो एक्सप्लेन करता है रामाचंद्रन प्लॉट। एक सिंपल लाइन में आपको ये पता होना चाहिए जी। ओके, विच शेप ऑफ प्रोटीन्स आर पॉसिबल, ओके, वो आपका रामाचंद्रन प्लॉट एक्सप्लेन करता है। विच शेप of protein
इज पॉसिबल, वो रामाचंद्रन प्लॉट बताता है जी। ठीक है, तो ये एक इनकी आउटस्टैंडिंग डिस्कवरी थी। ओके, और जब आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ोगे एमबीबीएस में भी आके, तो सबसे पहले रामाचंद्रन प्लॉट्स के बारे में जिक्र होता है। तो प्रोटीन की शेप और स्ट्रक्चर्स कैसे कैसे हो सकती है, वो रामाचंद्रन प्लॉट्स आपके पास एक्सप्लेन करती हैं जी। तो ये एक बात आपको बताना बहुत जरूरी है। ही वॉज बॉर्न ऑन October 8 in 1922 in a small town not far from the Cochin on the southwestern coast of the India. ये हिस्ट्री थोड़ा पढ़ लेते हैं बस फटाफट। His father was a professor of mathematics at a local college, thus had considerable influence in the shaping the Ramachandran interest in the mathematics. भाई पिताजी मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे, तो उन्होंने चाहा कि और रामाचंद्रन के अंदर मैथमेटिक्स का कीड़ा भर दिया जाए। ठीक है, ट्रेडिशनल पेरेंट्स। आफ्टर कंप्लीटिंग his school years, Ramachandran graduated in 1942 at the top ranking student in the BSc Honors Physics कोर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ देखो उस समय बीएससी को कितना क्रेडिट दिया जाता था, आज के समय बीएससी का तो भाई कोई इज्जत ही नहीं है। तो इस समय वो बीएससी मतलब असम भगवान कहते थे उनको। ठीक है, ही रिसीव्ड अ पीएचडी फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन 1949 व्हाइल एट कैम्ब्रिज। अब देखो जब वो कैम्ब्रिज में जब वो पढ़ रहे थे, तो रामाचंद्रन सर जो है वो उन्होंने किससे मुलाकात की, लिनस पॉलिंग से उन्होंने मुलाकात की। ठीक है, अब लिनस पॉलिंग वो साइंटिस्ट है जो कि अल्फा शीट के ऊपर और बीटा शीट के ऊपर काम कर रहे थे, एंड वाज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज पब्लिकेशन ऑन द मॉडल ऑफ अल्फा हेलिक्स एंड बीटा शीट्स स्ट्रक्चर। तो अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के स्ट्रक्चर पे लिनस पॉलिंग काम करते हैं, उनके काम पर पब्लिकेशन पर बहुत इन्फ्लुएंस हो गया। कौन? रामाचंद्रन सर। दैट डायरेक्टेड हिज अटेंशन टू सॉल्विंग द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन। तो उससे वो मोटिवेट होकर कोलेजन के स्ट्रक्चर को सॉल्व करने के लिए उन्होंने एक प्रण ले लिया, और रेस्ट एक हिस्ट्री बन गया जी। ये पास्ड अवे एट द एज ऑफ 78। ये 78 की उम्र में इनका देहांत हुआ ऑन April 7, 2001। तो ये थे हमारे पास थर्ड साइंटिस्ट। तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहिए कि रामाचंद्रन प्लॉट का मतलब क्या था, वो क्यों दिया गया था, वो पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेल्विन केल्विन सर के बारे में। ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मतलब तबाही मची हुई थी, लेकिन उस तबाही मची हुई चीज में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें करके दिखाई दी। आइए पढ़ते हैं इनके बारे में भी। इनके बारे में पूरी प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस में केल्विन साइकिल दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ये बताया था कि किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर आपका बनता है, वो आपके पास केल्विन सर ने हमारे पास बताया था जी। आइए पढ़ते हैं क्या बोला गया इसमें। तो अब हम बात करते हैं मेल्विन केल्विन सर के बारे में। तो देखिए मेल्विन केल्विन सर का जो जन्म है वो मिनीसोटा में हुआ था, अप्रैल 1911 में हुआ था। ठीक है, उन्होंने पीएचडी किया केमिस्ट्री में, कहां से? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा से उन्होंने अपने पास केमिस्ट्री की पर पीएचडी किया था। फिर बाद में ये प्रोफेसर थे केमिस्ट्री के एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जो कि आपको याद में रखना है। ठीक है, मेन आपका काम यहाँ पे हो रहा है जी। ठीक है, क्या बोला गया? जस्ट आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, याद है वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिरोशिमा नागासाकी का पूरा वो कांड, लोग दुनिया एकदम सदमे में थी कि क्या हो गया है, ये रेडियो एक्टिविटी का इंपैक्ट कितना देखने को मिला था। Just after the World War II, when the world was under the shock after the Hiroshima Nagasaki bombing and seeing the ill effect of radioactivity, Kelvin, okay, अब देखो उस समय लोगों को लगा कि रेडियो एक्टिविटी से कितना ज्यादा नुकसान होता है, तो उस समय केल्विन सर ने, केल्विन और उनके कोवर्कर साथी लोगों ने मिलकर रेडियो एक्टिविटी को यूज किया बेनिफिशियल यूजेस के लिए। ओके, कोई डिस्कवरी किया जाए उसके लिए उन्होंने रेडियो एक्टिविटी को यूज किया जी। देखो कैसे। He along with the J. Bassam studied the reaction in the green plant। तो वो और उनके जो दोस्त थे, उनका नाम याद नहीं रहेगा चलेगा, जे बैसन, उन्होंने क्या किया था जी, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो भी रिएक्शन चलती हैं उसको उन्होंने स्टडी किया, फॉर्मिंग द शुगर एंड अदर सब्सटेंसेस फ्रॉम अ रॉ मटेरियल्स लाइक द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स बाय लेबलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विद द C14। देखो अब इन्होंने क्या किया जी, ग्रीन प्लांट्स के अंदर जो भी रिएक्शन चलता है, ओके, किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से शुगर बनता है। ओके, अब इनको ये समझना था कि जब शुगर बन रहा है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का रोल क्या है, वाटर का रोल क्या है। तो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर क्या किया था जी, रेडियो एक्टिव लेबलिंग करवा दी थी। किससे जी? तो कार्बन डाइऑक्साइड की C14 वेरिएंट को यहाँ पे यूज, उसके वेरिएंट को यहाँ पे यूज किया गया जी। केल्विन प्रपोज दी प्लांट चेंज। देखो ये बात याद रखना, केल्विन ने क्या बताया कि प्लांट जो है वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है by transferring an electron in an organized array of the pigment molecule and other substance। तो जो प्लांट है वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसकी मदद से? तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से, जो कि पिगमेंट की वजह से होता है। इसको अपन कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, पढ़ते हैं हम लोग अंदर। ठीक है, द मैपिंग ऑफ पाथवे, जिसको हम लोग कहते हैं ना क्या, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन,
इसे मैपिंग पाथवे भी कहा जाता है जी। द मैपिंग ऑफ द पाथवे ऑफ द कार्बन एसिमिलेशन इन फोटोसिंथेसिस अर्नड हिम द नोबेल प्राइज इन 1961। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से, C14 की मदद से ये बताया कि किस तरीके से पूरा पाथवे काम करता है, कैसे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन से एक शुगर का फॉर्मेशन होता है, वो इन्होंने बहुत प्रॉपर्ली यहाँ पे एक्सप्लेन किया था जी। ठीक है, अब आज के समय जो भी रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर रिसर्च चल रहा है, ओके, वो इन्हीं की बदौलत से चल पा रहा है। तो वही बोला गया, द प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस एज एस्टेब्लिश्ड बाय द केल्विन। याद रखना, प्रिंसिपल जो है फोटोसिंथेसिस किसने एस्टेब्लिश किया था? केल्विन सर ने। At present being used in studies on the renewable resources for energy and materials and a basic studies in the solar energy research also। वो जो सेम उनका रिसर्च सोलर एनर्जी में भी आपका यूज होता है जी। तो ये था हमारे पास 4th यूनिट। अब हम बात करेंगे आखिरी यूनिट जो कि क्लास 11th का है, इसके बाद क्लास 12 शुरू होगा। ये बहुत ही छोटा है लेकिन आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट होता है जी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो 5th यूनिट है ह्यूमन फिजियोलॉजी में, उनमें यहाँ पे बात की गई है अल्फोंसो कॉटी के बारे में। इनका जन्म 1822 को हुआ था और जो उनका देहांत है वो 1888 में हुआ था जी। बहुत छोटी सी जानकारी दी गई, आइए पढ़ते हैं जी। ऑर्गन ऑफ कोटाई आप लोग पढ़ते हैं ना ऑडिटरी सिस्टम के अंदर, वो इन्हीं की बदौलत से दी गई थी। तो अल्फोंसो कोटाई जो कि एक इटालियन एनाटॉमिस्ट थे, जो कि एनाटॉमी पर स्टडी करते थे, मतलब एनिमल्स की बॉडी को स्टडी करते थे। ठीक है, he was born in 1822। कोटी began a scientific career studying the cardiovascular system of the reptiles। तो ये क्या कर रहे थे ना, अपने इनिशियल टाइम में रेप्टाइल्स के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टडी करते थे ये। अब तो मुझे बताओ कि रेप्टाइल्स में जो हार्ट है वो कितना चैम्बर्ड है, आप मुझे कमेंट बताइएगा कितना चैम्बर्ड है। तो रेप्टाइल में हार्ट आपके पास 3 चैम्बर्ड होता है, और एक्सेप्शन कौन है ये भी मुझे आप लोग कमेंट बताइएगा, मैं ये चेक कर पाऊंगा कितने बच्चे एक्टिवली पूरा पढ़ रहे हैं। तो क्रोकोडाइल के 4 चैम्बर आपके हार्ट होते हैं। ठीक है, वो एक एक्सेप्शन है जी। तो ये जो अल्फोंसो कोटाई थे वो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को स्टडी कर रहे थे रेप्टाइल्स के। लेटर उनको लगा कि भाई यहाँ पे स्कोप नहीं है, हो सकता है। लेटर ही टर्न्ड हिज अटेंशन टू द मैमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। फिर बोला कि आओ थोड़ा कान पर स्टडी करते हैं जी। और 1851 में इन्होंने एक अपना पेपर को पब्लिश किया डिस्क्राइबिंग अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कॉक्लिया। तो कॉक्लिया के जो बेसिलर मेम्ब्रेन है वहां पे उन्होंने एक स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया, ओके, वो आपका हेयर सेल्स कंटेन कर रहा था। और उसका काम क्या था, वो आपका साउंड वाइब्रेशन जो था, दैट कन्वर्ट द साउंड वाइब्रेशन इनटू द नर्व इंपल्स। वो जो हेयर सेल्स थे जो बेसिलर मेम्ब्रेन पे कोटाई के प्रेजेंट थे, वो क्या कर रहे थे, वो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इंपल्स में कन्वर्ट कर रहे थे, और उसे बोला गया ऑर्गन ऑफ कोटाई बोला गया। और ये ईयर 1888 में इनका देहांत हो गया जी। तो ये बात एक आपको पता होना चाहिए अल्फोंसो कोटाई के बारे में। तो इससे क्लास 11 का पूरा खत्म होता है। अब हम लोग क्लास 12 जो है वो शुरू करते हैं, और सबसे पहले जो साइंटिस्ट हैं वो है पंचनन महेश्वरी सर। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो इन्होंने काम किया, जो पहली एनसीईआरटी आई थी, ओके, वो इन्हीं की बदौलत से आई थी जी। तो यहां से नीट 26 में आपको सवाल देखने को मिल सकता है, तो ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सुनिए, सबसे पहले he is born in 1904 in the जयपुर राजस्थान। तो राजस्थान में इनका जन्म हुआ था। पंचनन महेश्वरी rose to become one of the most distinguished botanists not only of India but for the entire world। ये one of the best botanist पूरी दुनिया में और भारत में बने हैं। ठीक है, he moved to the Allahabad for the higher education where he obtained his DSc diploma in science। अभी तो BSc, DSc डिग्री को ऑब्टेन किया था। ड्यूरिंग हिज कॉलेज डेज ही वॉज इंस्पायर्ड बाय डॉक्टर डब्ल्यू डजन एन अमेरिकन मिशनरी टीचर टू डेवलप अ इंटरेस्ट इन द बॉटनी। तो वो अपने डॉक्टर DW डजन सर से बहुत ही, उन्होंने उसको इतना इंस्पायर कर दिया था पंचनन महेश्वरी सर को कि इनका जो इंटरेस्ट है बॉटनी में बहुत ज्यादा जग गया था। तो सर की बदौलत से उनका जो क्या कहते हैं हॉबी जो था बॉटनी को परस्यू करने का, वो बहुत ही हाई हो गया था। ठीक है, स्पेशली मॉर्फोलॉजी। तो बॉटनी में भी इनका जो रुचि था वो कहाँ पे था जी, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करना इनका मेन एरिया था जी। हिज टीचर वंस एक्सप्रेस दैट इफ द स्टूडेंट प्रोग्रेस अहेड ऑफ हिम इट विल गिव हिम अ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। अब इनके जो सर थे डजन सर ने, उन्होंने क्या बोला था कि मुझे अच्छा तब लगेगा जब तुम मुझसे बहुत आगे जाओ। ठीक है, तभी उनको अच्छा लगेगा, इनके सर को का कहना था। अब हुआ क्या, दिस वर्ड एनकरेज अ पंचनन टू एनक्वायर व्हाट ही कुड डू
फॉर हिज टीचर इन रिटर्न। अब वो इससे इतना मोटिवेट हो गया कि अब मुझे मेरे टीचर से आगे बढ़ के उनको कुछ रिटर्न गिफ्ट करना है जी। अब उन्होंने क्या क्या किया, अब आइए उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, आइए देखते हैं क्या बोला गया। ही वर्क, मैं साइड में आ जाऊँ क्या, इस साइड में जाता हूँ मैं, देखिए। He worked on the embryological aspect and the popularized the use of embryological characters in the taxonomy. Embryological का मतलब होता है जितने भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, ओके, उसको टेक्सोनॉमी में जो भी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उसकी इंपॉर्टेंस हमारे पास पंचनन महेश्वरी सर ने समझाया जी। He established the department of botany, ओके, एट द यूनिवर्सिटी, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो बॉटनी का डिपार्टमेंट है वो इन्हीं का देन है, ठीक है। एज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ रिसर्च इन दी एम्ब्रियोलॉजी एंड टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है कि एक सिंगल पार्ट से पूरी की पूरी प्लांट बना देना, वो उसका उन्होंने स्थापना किया था डीयू के अंदर। He also emphasized the need of initiation of work on the artificial culture of the immature embryos, कि बहुत सारी इमेच्योर एम्ब्रियोज बना के उसको आर्टिफिशियली उनसे कैसे मैक्सिमम आउटपुट निकाला जा सके। तो आर्टिफिशियल जो आपके पास कल्चरिंग मीडियम था उसके ऊपर भी रिसर्च जो है वो डीयू में कर रहे थे ये, ठीक है। दिस डेज अ टिश्यू कल्चर हैज बिकम अ लैंडमार्क। उस समय, उस टाइम पे, ओके, कब की बात है अगर हम बात करेंगे तो ये मिड 1950s की बात है। उस समय क्या हुआ था जी, 1930s की बात है ये। उस समय टिश्यू कल्चर जो था ना वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया था। इट वाज लैंडमार्क इन द साइंस। हिज वर्क ऑन द टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन, देखो अभी ये पेपर में आ सकता है कि किसने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन पर काम किया था। तो इन्होंने किस, हिज वर्क ऑन टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन एंड इंट्रा ओवेरियन, इंट्रा है वो इंटर नहीं है, इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन वॉन वर्ल्ड वाइड एक्लेम, ठीक है। तो दुनिया ने इनको बोला कि अरे भाई क्या बात है। तो इन्होंने टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन और इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के बारे में भी इन्होंने बताया जी पूरी दुनिया को, ठीक है। He was honored with a fellowship of the Royal Society of London, इनको उससे अवार्ड किया गया। इंडियन नेशनल साइंस एजेंसी, जिसको अपन कहते हैं INSA, ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है। तो इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी एंड सेवरल अदर इंस्टीट्यूशन ऑफ द एक्सेलेंस, ही एनकरेज द जनरल एजुकेशन एंड मेड अ significant contribution to the school education by his leadership in bringing out the very first textbook। तो इन्होंने अपना नॉलेज जो है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी तक नहीं रखा, उन्होंने स्कूल एजुकेशन को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं उसे भी इन्होंने कंट्रीब्यूट करके उन्होंने पहली टेक्स्ट बुक निकाली बायोलॉजी की, ठीक है, ऑफ द हायर सेकेंडरी स्कूल पब्लिश बाय द एनसीईआरटी इन 1964। भरोसा नहीं सवाल पूछ सकते कि पहली एनसीईआरटी कब आई, 1964 में पंचनन महेश्वरी सर के बदौलत आई थी जी। तो ये सब एक आपको याद, यहाँ पे जो सवाल है वो इस पॉइंट पे एक आपका बन सकता है, ठीक है, आपको बताना बहुत ही जरूरी है जी। आइए अब यूनिट 2 जो है बेटा जी, जहाँ पे जेनेटिक्स वाला पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। आइए बहुत ही सिंपली इसको भी समझ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जेम्स डीवी वॉटसन। तो वॉटसन सर के बारे में बात हो रही है। ही वॉज बॉर्न इन द शिकागो ऑन अप्रैल 6 इन 1928 में इनका जन्म हुआ था। देख रहे हो कितनी, उस समय ग्रिफिथ अंकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और इन्होंने डीएनए का स्ट्रक्चर 1953 में दिया था। जिस समय इनका जन्म हुआ था समय ग्रिफिथ अंकल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। इन 1947 he received the BSc degree in the zoology में इनकी BSc डिग्री मिली। During this year his interest in bird watching had matured into a serious desire to learn the genetics। तब उन्होंने जब अपना पढ़ाई कंप्लीट किया, अब बोला कि भाई जेनेटिक्स के अंदर कुछ तो तहलका मचाना, बिकॉज उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जेनेटिक्स के अंदर कि कौन है जेनेटिक मटेरियल, कैसा दिखता है, क्या है। इट वाज अ वेरी बिग क्वेश्चन एट दैट टाइम, ठीक है। चलिए, This became possible when he received a fellowship। अब देखो ये कैसे पॉसिबल हुआ, जेनेटिक्स के ऊपर एक इन्होंने रिसर्च कैसे किया, ये तभी पॉसिबल है जब इनको फेलोशिप मिला फॉर ग्रेजुएट स्टडी इन द जूलॉजी एट द इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, वेयर ही रिसीव्ड हिज पीएचडी। तो ब्लूमिंगटन में इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया फेलोशिप की मदद से, ठीक है। इन 1915 ऑन ए स्टडी ऑन द इफेक्ट ऑफ हार्ड एक्सरेज ऑन बैक्टीरियोफाज मल्टीप्लिकेशन। तो ये इसके ऊपर स्टडी कर रहे थे कि जब एक बैक्टीरियोफाज क्या होता है, एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। तो इनकी स्टडी ये चल रही थी कि अगर उस वायरस के ऊपर, जो बैक्टीरियोफाज के ऊपर अगर हार्ड एक्सरेज भेजा जाए तो उसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या बदलाव आ रहा है, क्या वो मल्टीप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, उसके रेट में क्या बदलाव आ रहा है, ये उसके ऊपर स्टडी कर रहे थे। तो ये वॉटसन सर के बारे में बात। अब क्रिक सर के बारे में, इनकी मिलन कैसे हुई इसके बारे में बात करेंगे। He met a crick and discovered their common interest in solving the DNA structure। तो ये क्रिक अंकल से मिले, बोले कि भाई ये काम करते हैं, ये डीएनए का जो मसला है ना इसको रिजॉल्व करते हैं। तो क्रिक की क्यों मिले,
उसके बारे में बोला गया। देयर फर्स्ट सीरियस एफर्ट वाज अनसैटिस्फैक्टरी। तो पेपर में एक सवाल आ सकता है कि डीएनए डिस्कवरी ये वाटसन क्रिक की पहले अटेम्प्ट में हो गई थी कि सेकंड अटेम्प्ट में हुई थी? तो पहला अटेम्प्ट वाज फेल्ड, पहला अटेम्प्ट आपका फेल्ड था यहाँ पे। देयर सेकंड एफर्ट बेस्ड अपॉन मोर एक्सपेरिमेंटल एविडेंस एंड बेटर एप्रिसिएशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड लिटरेचर रिजल्टेड इन अर्ली इन मार्च 1953। मतलब क्या, जो सेकंड अटेम्प्ट था वो आपका सक्सेसफुल था। तो ये पेपर में अगर आया तो आपको पता होना चाहिए जी। इन द प्रपोजल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड कॉन्फ़िगरेशन, जब सेकंड अटेम्प्ट पे जब उन्होंने रिसर्च किया तो उन्होंने बोला कि जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड आपका स्ट्रक्चर होता है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री तरीके से अरेंज्ड है। फ्रैंकीस हैरी कॉम्पटन क्रिक वॉज बॉर्न। अब यहाँ पे क्रिक सर के बारे में बता रहे हैं जी। तो क्रिक सर की जो जन्म है वो 18 जून 1916। तुम देख रहे हो कितने बड़े थे क्रिक सर वाटसन से। यहाँ पे आप देख सकते हो जेम्स वाटसन और क्रिक को। तो क्रिक अंकल एकदम बूढ़े लग रहे हैं और वाटसन भाई एकदम यंग है, ठीक है। ओके, एट नॉर्थैम्पटन इंग्लैंड ही स्टडीड फिजिक्स एट यूनिवर्सिटी कॉलेज, ठीक है। तो लंदन में उन्होंने अपना ये खत्म किया था पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई थी? फिजिक्स में उन्होंने पढ़ाई की थी। एंड ऑब्टेन्ड अ बीएससी 1937। उस समय तो वाटसन अंकल क्या थे, बहुत बच्चे से होंगे, ठीक है। ही कंप्लीटेड द पीएचडी 1954 भाई, लेकिन इन्होंने पीएचडी अपना 1954 में कंप्लीट किया, लेकिन वहीं पे वाटसन भाई 1950 में पीएचडी कंप्लीट कर लिए थे। अच्छा, उन्होंने थीसिस क्या रखा था? एक्सरे डिफ्रैक्शन पॉलीपेप्टाइड एंड प्रोटीन। मतलब एक्सरे का मतलब पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है वो उन्होंने एक्सरे की मदद से उसको स्टडी किया जी। कौन? क्रिक अंकल ने, ठीक है। अ क्रिटिकल इन्फ्लुएंस इन द क्रिक कैरियर वाज हिज फ्रेंडशिप विद द जेडी वाटसन। देखो, अब क्रिक अंकल की जिंदगी में भाई खुशी का पल तब आया जब वाटसन अंकल की एंट्री हुई। देन अ यंग मैन ऑफ, बस उस समय उनका उम्र देख लो 23 उम्र, जस्ट 23 और उनका एज था। लीडिंग इन 1953 टू द प्रपोजल ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड द रेप्लिकेशन स्कीम। तो देखो, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डबल स्ट्रक्चर के बारे में बात नहीं की थी, इन्होंने तो डबल स्ट्रक्चर तो दिया ही डीएनए का, साथ में कैसे वो रेप्लिकेट होते हैं उसका स्कीम भी इन्होंने बताया। ओके, क्रिक वॉज मेड एन एफआरएस फेलोशिप रिसर्च इनको मिला इन 1959, ठीक है। अच्छा, ऑनर्स ऑफ वाटसन विद क्रिक इंक्लूड दी जॉन कोलिन्स वॉरेन प्राइज ऑफ मैसेकट जनरल हॉस्पिटल इन 1959। ये अवार्ड्स पेपर में नहीं पूछे जाएंगे तो आपको इतना एम्फसाइज नहीं करना है, मैं सिर्फ बता दे रहा हूँ आपको। अच्छा, ये लैसेकर अवार्ड है, आपको याद रखना है। लैसेकर अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड है, 1960 में इनको मिला। द रिसर्च कॉर्पोरेशन प्राइज 1962 में मिला और बाद में इनको नोबेल प्राइज 1962 में दिया गया जी। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए जी, ठीक है। ये वाटसन और क्रिक सर के बारे में बात है जी। तो याद हो गया। तो इन्होंने सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर नहीं दिया है, इन्होंने कैसे रेप्लिकेट करेगा उसका भी स्कीम इन्होंने बताया था जी। अब हम बात करेंगे एमएस स्वामीनाथन सर के बारे में, ये भी गेम चेंजिंग थे। ओके, इसके बाद हम लोग बायोटेक के साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे एमएस स्वामीनाथन सर के बारे में, सो बोर्न इन अगस्त 1925, ओके, इन दी कुंभकोणम इन दी तमिलनाडु। तो एमएस स्वामीनाथन डिड हिज ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन बॉटनी फ्रॉम दी मद्रास यूनिवर्सिटी। तो मद्रास यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपना यूजी और पीजी अपना कंप्लीट किया था जी। He worked in the different capacities in the large number of institutions in India and abroad and developed his expertise in genetics and plant breeding. तो इनका जो कोर एरिया था वो जेनेटिक्स था और प्लांट ब्रीडिंग इनका कोर एरिया था। इन्होंने इंडिया में भी काम किया और फॉरेन में भी काम किया। ये वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो ये 1925 में इनका जन्म हुआ था जी। ओके, अभी भी आपको बीच में इनका न्यूज देखने को मिला था, ठीक है ना। आइए जी। The School of Cytogenetics and Radiation Research established at the Indian Agricultural Research Institute enabled Swaminathan and his team to develop a short duration, high yielding varieties of rice, including the scented basmati. देखो, तो यहाँ पे जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट था उसमें यहाँ पे कोर एरिया था जिसका नाम क्या था जी? स्कूल ऑफ साइटोजेनेटिक्स एंड रेडिएशन रिसर्च, ठीक है। तो इसकी मदद से इनकी टीम ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च किया, डेवलपमेंट किया, क्या कि ऐसा क्रॉप बनाया जाए जो कि शॉर्ट ड्यूरेशन में हाई यील्ड राइस वैरायटी दे। समझो, राइस की एक ऐसी वैरायटी बनाई गई कि कम टाइम में ज्यादा यील्ड में राइस मिले। और साथ में सेंटेड बासमती राइस के बारे में भी इन्होंने बात की। सेंटेड बासमती का मतलब क्या? ऐसा बासमती है जिसमें बहुत ही अच्छा एक एरोमा रहे, सुगंध रहे, ठीक है। आइए जी। अच्छा, ही इज ऑल्सो नोन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉप कैफेटेरिया
क्रॉप कैफेटेरिया का मतलब क्या होता है कि एक टाइम पे बहुत सारे क्रॉप को ग्रो करना और उनको कंपेयर करना, एक साथ में बहुत सारे क्रॉप को एक जगह पर ग्रो करना और बाद में उनको कंपेयर करना, उसे कहते हैं क्रॉप कैफेटेरिया। तो पेपर में अगर आएगा तो किसने कॉन्सेप्ट दिया क्रॉप कैफेटेरिया का, तो MS स्वामीनाथन सर ने दिया। क्रॉप स्केड्यूलिंग, कब वो क्रॉप करे ना करे तो उसको स्केड्यूल करना भी उसका भी कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया जी। फिर जेनेटिकली इंप्रूविंग द यील्ड एंड द क्वालिटी, जेनेटिकली जो मॉडिफिकेशन है उसके बारे में भी MS स्वामीनाथन सर ने काम किया था। देख रहे हो कितने हार्ड वर्किंग पर्सन थे ये। अच्छा, स्वामीनाथन इनिशिएटेड अ कोलैबोरेशन विद द नॉर्मन बोरलॉग, याद है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो स्वामीनाथन ने साथ में नॉर्मन बोरलॉग के साथ which culminated in the green revolution through the introduction of the Mexican varieties of wheat in the India. So इंडिया में व्हीट की वेराइटी जो मैक्सिकन वेराइटीज थी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कौन है, MS स्वामीनाथन सर। तो ये आपको पता ना बहुत ही जरूरी है जी। दिस वॉज हाईली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिशिएटेड। ही इज ऑल्सो इनिशिएटर ऑफ लैब टू लैंड। अगर कोई पूछे लैब टू लैंड कॉन्सेप्ट किसने लाया, मतलब क्या, लैब में उन्होंने कुछ बनाया, जमीन पे ग्रो कराया और लोगों को सर्व किया। सो लैब टू लैंड वाला जो कॉन्सेप्ट था उनके इनिशिएटर थी MS स्वामीनाथन सर ही थे जी। फूड सिक्योरिटी एंड सेवरल अदर एनवायरमेंटल प्रोग्राम्स। He has been honored with the Padma Bhushan and several other prestigious award, medals and fellowship by the Institution of Excellence। तो इनको बहुत सारा अवार्ड मिला। तो इन्होंने जो हरित क्रांति लाई थी, अगर आपको याद होगा तो इन्हीं की बदौलत आई थी, जिससे कि देश में जो अकाल पड़ा हुआ था खाने का वो खत्म हुआ था। कितने विजनरी उस समय के साइंटिस्ट हुआ करते थे। आज के बच्चे अगर हम देखेंगे तो आज हम लोग लड़ने में एकदम व्यस्त हैं, है ना, एक दूसरे की कमियां निकालने में व्यस्त है। कौन कहाँ पे, नहीं कि हम कोई रिसर्च में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वी शुड टेक एफर्ट एंड डू द रिसर्च। जब मैंने NCERT में एरर्स निकाले थे ना तो लोगों ने मेरी बहुत टांग खिंचाई की थी, ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा किया था मेरी, ठीक है। लेकिन जब NCERT ने एक्सेप्ट करना शुरू किया कि एरर को, तब वो सारे के सारे व्यक्ति बंद हो गए। तो अगर तुम्हारे अंदर कुछ आइडिया है तो मेक श्योर कि तुम उसको ऑन ग्राउंड में लेकर आओ। आज तो AI है, आपको वो भी असिस्ट और हेल्प कर सकता है। तो मेक श्योर आप लोग अपने देश का नाम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे हर्बर्ट बोयर के बारे में। और यहाँ पे हर्बर्ट बोयर के बारे में बात किया गया, स्टेनली कोहेन के बारे में भी पढ़ा जाता है जी। दोनों को कंबाइन करके आइए इसको समझते हैं क्या बोला गया जी। हर्बर्ट बोयर 1936 में इनका जन्म हुआ था जी। और ये दोनों साइंटिस्ट ने बहुत गेम चेंज किया था बायोटेक की पूरी हिस्ट्री में। आइए पढ़ते हैं। हर्बर्ट बोयर was born in 1936, brought up in the corner of the western Pennsylvania, where a railroads and mines were the destiny of the most young men। तो उनका वही काम धंधा वहां पे होता था जी, है ना। अच्छा, he completed the graduate work at the University of Pittsburgh in the 1960 में इनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, followed by the 3 year of PG studied at the Yale। तो येल में उन्होंने अपना PG भी कंप्लीट किया। अब सुनिए इनका रिसर्च और कोहेन का रिसर्च क्या था। देखो, in 1966 Boyer took over assistant professorship at the University of California at San Francisco जी। तो यहाँ पे 1966 में बोयर सर प्रोफेसर थे, असिस्टेंट प्रोफेसर थे। कहाँ पे जी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में। अब 1969 में उन्होंने क्या किया, बाय 1969 he performed the studies on couple of restriction enzyme of E. coli बैक्टीरिया। आप सभी को पता है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, जो DNA को पर्टिकुलर पार्ट पे कट करता है जी। तो उन्होंने क्या किया जी, E. coli की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को स्टडी किया जी, विद स्पेशली यूजफुल प्रॉपर्टीज। की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, क्या वो कहीं पर भी जाके काट रही है कि एक ही स्पेसिफिक जगह पे काट रही है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की जो प्रॉपर्टीज है उसको उन्होंने स्टडी करना शुरू किया। कब, 1969 में जी। बोयर ऑब्जर्व दैट दिस एंजाइम हैव द कैपेबिलिटी ऑफ कटिंग द DNA स्ट्रैंड इन द पर्टिकुलर फैशन। ओके, पर्टिकुलर फैशन में ही कट करते हैं और एक ही जगह पर कट करेंगे और ऐसे कट करेंगे कि एक स्ट्रैंड आपके पास स्टिकी एंड बन जाएगा, ठीक है। आइए जी, which left what has become known as a sticky end। तो मतलब डबल स्ट्रैंडेड DNA रहेगा, तो वो जैसे कि ECO-R1 है, हम लोग बायोटेक में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काटता है कि एक स्टिकी एंड बन जाता है, ओके। और उसके नीचे के लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री अगर कोई आगे अटैच होगा तो वो कंबाइन करके आगे फर्दर वो प्रोसेस शुरू कर देता है जी, ओके। तो स्टिकी एंड आपको देखने को मिलता है। तो एक उन्होंने इसके बारे में बात की। दिस क्लिप टू द एंड मेड पेस्टिंग टुगेदर अ पीस ऑफ DNA अ प्रिसाइज एक्सरसाइज। तो उन्होंने क्या किया कि स्टिकी एंड बनाया, फिर जोड़ा और फिर देखा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जो बोयर सर थे उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने ये देखा, उन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को स्टडी किया और वो कौन से स्पेसिफिक पार्ट पे काट के वो कौन सा एंड बना रहे हैं।
स्टिकी एंड बना रहे या ब्लंट एंड बना रहे, दो एंड होती है, हम लोग जब कोर बायोटेक पढ़ते तब बताते हैं जी। तो जो स्टिकी एंड को फिर उन्होंने अटैच करा कॉम्प्लीमेंट्री के साथ और उनके फंक्शन को फिर स्टडी किया। तो ये बात हो गई, ठीक है। सेकंड जो साइंटिस्ट है जो इनकी रिसर्च को और चार चांद लगाया वो थे स्टेनली कोहेन थे। देखो, दिस डिस्कवरी इन टर्न लेड टू द रिच एंड रिवॉर्डिंग कॉन्वर्सेशन इन द हवाई विद अ स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट नेम्ड स्टेनली कोहेन। कोहेन हैड बीन स्टडीइंग ऑन स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए। देखो याद रखो बेटा, स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए को क्या कहते हैं? इसे प्लाज्मिड कहते हैं। तो कोहेन आपके प्लाज्मिड पर स्टडी कर रहे थे और प्लाज्मिड को स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कहते हैं, which floats about freely in the cytoplasm of the certain bacterial cells and replicate independently from the coding strand of the DNA। वो इंडिपेंडेंटली, वो उसको कोडिंग स्ट्रैंड से मतलब ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली रेप्लिकेट करता है। मतलब अगर प्लाज्मिड इसका निकाल के उसमें डाल दें उसमें वो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो वो प्लाज्मिड के ऊपर स्टडी कर रहे थे और वो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के ऊपर स्टडी कर रहे थे। फिर इन दोनों ने क्या बोला, भाई काम करते हैं अपन दोनों, मेरे को तो नॉलेज है। बोयर ने क्या बोला, मुझे नॉलेज है कि काट के कैसे जोड़ा जाए, तुझे नॉलेज है कि किस तरीके से प्लाज्मिड को निकाल के एक से दूसरे के अंदर डाला जाए। अगर दोनों नॉलेज अगर कंबाइन होगा तो वी कैन चेंज द गेम, ठीक है। देखो क्या हुआ, कोहेन हैड डेवलप्ड अ मेथड ऑफ रिमूविंग दिस प्लाज्मिड फ्रॉम अ सेल एंड देन रीइंसर्टिंग देम इनटू द अनदर सेल। तो कोहेन सर ने क्या किया, प्लाज्मिड को एक से निकाला और दूसरे में रीइंसर्ट करने का उनको मैकेनिज्म पता था। Combining this process with that of the DNA splicing enabled the Boyer and Cohen to recombine the segments। अब बोयर सर के पास क्या नॉलेज था कि काटो और जोड़ो, फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐड करो, वो उनके पास उसका नॉलेज था जी। तो हो क्या रहा था, कोहेन सर प्लाज्मिड को निकाल रहे थे, प्लाज्मिड को निकालने के बाद बोयर सर क्या करते, कट लगा रहे थे, जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंटीग्रेट कर रहे थे, फिर कोहेन सर उसको दूसरे के अंदर डाल के उसकी रेप्लिकेशन को स्टडी कर रहे थे जी। Cohen to recombine a segment of DNA in a desired configuration and insert the DNA in the bacterial cells, which could then act as a manufacturing plate for a specific protein। अब कॉमन से पता कि अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला है तो वो स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा जी। दिस ब्रेक थ्रू वॉज अ बेसिस अपॉन विच द डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वॉज फाउंडेड। और यही था कि बायोटेक का जो डिसिप्लिन था वो डेवलप हुआ जी। तो ये आपको पता होना बहुत ही जरूरी है जी। आखिरी साइंटिस्ट हमारे पास है कौन जी बेटा, रामदेव मिश्रा सर, फादर ऑफ इकोलॉजी। इस साल का एक सवाल था, आइए खत्म करते हैं इस वाले पार्ट को भी जी। सो रामदेव मिश्रा सर जो थे वो 1908 में इनका जन्म हुआ था और 1998 में इनका देहांत हुआ था जी, ठीक है। रामदेव, याद स्पेलिंग देखो, RAMDU है, रामदेव मिश्रा सर इज अ रिवर्स एज अ फादर ऑफ रिफर्ड एज अ फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, born on 26 August in 1908, ठीक है। रामदेव मिश्रा सर obtained his PhD in ecology in 1937 में PhD किया था इकोलॉजी में under the Professor W.H. Purcell FRS from the Leeds University in the UK। He established the teaching and research in the ecology at the Department of Botany of the बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो BHU में जो इकोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है, इकोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए, वो इनकी बदौलत हुई थी। तो यही बात आपको याद रखना है कि इन्होंने पढ़ाना शुरू किया था और रिसर्च इन्होंने शुरू कर दिया था इकोलॉजी के ऊपर, और उन्होंने एस्टैब्लिश भी किया इकोलॉजी के एक ब्रांच को BHU में, ठीक है। His research laid the foundation of understanding of tropical communities। तो जो ग्रासलैंड इकोसिस्टम होता है, फॉरेस्ट होता है, तो जितने भी ट्रॉपिकल कम्युनिटीज है उनकी सक्सेशन डेवलपमेंट कैसे हुई है, ओके। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सेज, अलग अलग एनवायरमेंट में कैसे रिस्पॉन्स करते हैं, ऑफ द प्लांट पॉपुलेशन एंड प्रोडक्टिविटी एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो इन्होंने इसके ऊपर काम किया था जी। तो ये बात ध्यान रखना चाहिए। तो इन्होंने किसके ऊपर रिसर्च किया था जी, ट्रॉपिकल कम्युनिटीज के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया था जी, ठीक है। मिश्रा फॉर्मुलेटेड द फर्स्ट PG कोर्स इन इकोलॉजी इन इंडिया। तो पहली बार जो PG का जो कोर्स होता है, क्या करिकुलम होना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए, वो भी रामदेव सर ने बनाया था जी। ओवर 50 स्कॉलर्स ऑब्टेन्ड द PhD डिग्री अंडर हिज सुपरविजन। इनके सुपरविजन 50 PhD इन्होंने प्रोड्यूस करके दिया एंड मूव्ड on to the other universities and research institute to initiate the ecology teaching and research across the country। तो इन्होंने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके इकोलॉजी के बारे में बहुत सारे लोगों को ज्ञान दिया। He was honored with the fellowship of Indian National Science Academy and World Academy of the Arts and Science and prestigious संजय गांधी अवार्ड इन एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। अब मैं ये इसी के लिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आगे एक मिनिस्ट्री का इन्होंने डेवलपमेंट किया था। ड्यू टू हिज एफर्ट, इनकी एफर्ट की वजह से ही the government of India established the National Committee for Environmental Planning and Coordination in 1972, which in later years
पेव द वे फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1984। तो ये पेपर में आ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट कब बना, तो 1984 में रामदेव मिश्र सर के बदौलत ये बना हुआ था। ठीक है, तो ये था आपके पास कंप्लीट जो है सारे के सारे साइंटिस्ट हमने कवर कर लिया। इसका अगर आपको प्रैक्टिस चाहिए तो आप कमेंट में जरूर से बताइएगा, हम इसकी प्रैक्टिस लाइव ले लेंगे। और अब टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ पर मैं इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा और डिटेल्ड इसकी जो प्रैक्टिस होगी मैं वो करवा दूंगा आपको लाइव लेकर जी। ठीक है, अगर आप इस वीडियो को जनवरी में देख रहे हैं या दिसंबर में देख रहे हैं, या बच्चे अगर इसको अक्टूबर में देख रहे हैं, हम लोगों ने वन ऑफ द बेस्ट इंडिया की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, यकीन टेस्ट सीरीज, जहां पे 200 पेपर होने वाला है सिर्फ 849 में। और अभी तो पेपर शुरू हो चुका होगा, अगर आप 20 के बाद देख रहे हैं तो आप इसका पेपर क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं। ये इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड दोनों में आपके पास कवर करवाया जा रहा है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपका हर एक चीज यहाँ पे आपका कवर करवाया जा रहा है जी। यहाँ पे किसी खासियत क्या है कि जैसे आप पेपर खत्म करेंगे, ये आपको इंस्टेंट बता देगा आपके रिजल्ट मार्क्स के बेसिस पे कि आपका नीट 26 में क्या रैंक आ सकता है और उसमें कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। ये कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता है, ये ट्रैक प्रेप प्रोवाइड करता है। तो इसका सब्सक्रिप्शन जो है आप trackprep.in से आप बाय कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा और डेमो पीडीएफ टेलीग्राम अनमोल शर्मा लाइव पर अवेलेबल है, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा। पहले आप पीडीएफ देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस कोर्स टेस्ट सीरीज का बाय कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मैं आशा करता हूँ कि आप यकीन टेस्ट सीरीज में जरूर से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे पहले चैप्टर वाइज, फिर यूनिट वाइज, फिर हमारा फुल सिलेबस टेस्ट, 2 पेपर आपका कंडक्ट होने वाला है इस तरीके से जी। तो जरूर से आप लोग एनरोल कर लेंगे। 849 अगर कोई कोड मांगे हैप्पी 15 कोड लगा दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।